इंडिया में अगर आप देखें कि बच्चा कोई भी पैदा होता है उसको सबसे पहले क्रिकेट का बैट ही दिया जाता है। शुरू से ही जिस खिलाड़ी को मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया था वो थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट जनरेशन कैसा होने वाला है? फियरलेस वाली जनरेशन आने वाली है जो ज्यादा सोचेगी नहीं, जाएगी और अपना बैट से स्ट्रोक खेलेगी और अगर उनको कोई कुछ बोलेगा तो वो उसको भी जवाब देगी। आईपीएल चल रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आईपीएल। मतलब ऐसा होता है कि हर कोई शाम को आईपीएल ही देख रहा होता है। राइट। सबसे एक्साइटिंग टीम कौन सी लगती है आपको? ट्रेविस हेड ने कहा कि जब मेरे पोते हो जाएंगे ना, मैं उनको बताऊंगा कि मैंने जसप्रीत बुमराह को खेला हुआ है। धोनी एट द एज ऑफ 42 अभी भी मैच जिता रहे हैं, रोहित से रन नहीं बन रहे और पंत जो है 27 करोड़ का कुछ थोड़ा आपको लग रहा है कि प्रेशर फील कर रहे हैं? शुड पाकिस्तानी प्लेयर्स बी अलाउड इन आईपीएल? आई डोंट थिंक सो भैया, या तो आप टेरर कर लो या आप टॉक्स चला लो। दो टीम्स हैं जो बहुत ही अच्छी टीम, वो भी बैन हुई थी। राजस्थान रॉयल्स के जो कुछ बॉलर थे उन्होंने जी टावल लगाया, फिर नो बॉल फेंक दी। आपको क्या लगता है क्रिकेट इन इंडिया इज ओवरहाइप्ड? 1980 के बाद हॉकी का डिक्लाइन हो गया। 1983 में इंडिया को एक नया स्टार मिल गया, कपिल देव, जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। नेक्स्ट सुपरस्टार इंडियन क्रिकेट का कौन है? नेक्स्ट सुपरस्टार इंडियन क्रिकेट का होगा भाई रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। विराट कोहली ने तो बोला है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है 2027 है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। और क्या धमाकेदार पॉडकास्ट होने वाला है ये, क्योंकि हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। आईपीएल चल रहा है और क्या खूबसूरत समय है ये, क्योंकि आईपीएल जब भी चलता है ये एक त्योहार से कम नहीं होता है। कौन से कैप्टन्स हैं जो अभी ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं? रोहित शर्मा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? धोनी एट द एज ऑफ 42 भी मैचेस फिनिश कर रहे हैं। प्लेयर्स के बैट चेक हो रहे हैं। क्या इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे? और कौन है नेक्स्ट सुपरस्टार? इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे फ्रॉम द वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रवीश बिष्ट, जिन्होंने 200 से ज्यादा मैचेस कवर किए हैं, 10 से ऊपर आईसीसी इवेंट्स कवर किए हैं और रिसेंटली हुए चैंपियंस ट्रॉफी जो कि दुबई में हुआ था उसे भी कवर किया है। सो प्लीज वेलकम रवीश बिष्ट। Thank you very much, sir, for joining the podcast. My pleasure, अतुल। Sir, we have all grown up watching the cricket. और हर समय एक पॉइंट पे हर किसी को ऐसा लगा होगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है। ठीक है, हर किसी की अलग अलग फीलिंग है क्रिकेट को लेकर। राइट। आपकी क्या फीलिंग है? व्हाट्स क्रिकेट फॉर यू? क्रिकेट फॉर मी इज लाइफ स्टाइल। मुझे कुछ अलग नहीं लगता, मतलब हम जैसे कहते हैं ना, बॉर्न हुए उसके साथ, क्रिकेट के साथ। क्योंकि एट दैट टाइम कोई इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं व्हेन वी वर किड्स। तो क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया था जो एंटरटेनमेंट भी था, जो आपके लिए खेल भी था। कोई पीएस स्टेशन आपके पास नहीं था। तो क्रिकेट फॉर मी इज़ अ लाइफ स्टाइल कि आप चल रहे हैं और आपके साथ ही साथ क्रिकेट भी चल रहा है और आप देख रहे हैं कि उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ हॉबी फॉर मी। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई हम जॉब कर रहे हैं या इट्स लाइक अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल थिंग। यू गो, यू वॉच द मैच, आप उसको बड़े कीन तरीके से देखते हैं, हाँ मैच में ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड देन यू एक्सप्लेन द थिंग्स, एंड देन वो आपका जो मेमोरी होती है उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली फीड होता चला जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल हॉबी फॉर मी। जब मैं क्रिकेट बोलता हूँ ना तो हमें अपना बचपन याद आता है। राइट। कि या तो स्कूल से आए, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने निकल गए, तो इस टाइप का कुछ आपका मोमेंट? हाँ डेफिनेटली। और एनी अदर स्पोर्ट्स? एनी अदर स्पोर्ट्स तो नहीं है, क्योंकि हम क्रिकेट ही ज़्यादा खेलते थे। और इंडिया में अगर आप देखें कि बच्चा कोई भी पैदा होता है उसको सबसे पहले क्रिकेट का बैट ही दिया जाता है। True. सो स्कूल में भी क्रिकेट खेलते थे। इनफैक्ट मेरा तो स्कूलिंग ऐसा रहा है कि जब हम स्कूल की लाइन में भी खड़े होते थे प्रेयर के लिए, तो उससे पहले जब असेंबली होती थी, अच्छा, उससे पहले तो सारे बच्चे क्रिकेट का ही डिस्कशन करते थे। इवन इन द इंटरवल, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, और हम इंटरवल में जो रिसेस टाइम होता था उस समय भी खेलते थे। घर पर आके होमवर्क करने के बाद फिर ग्राउंड पे जाते थे। और तब हमारे शहर में बहुत ग्राउंड होते थे, मतलब क्योंकि घर इतने ज़्यादा नहीं थे तो बहुत सारे ग्राउंड होते थे। तो वहाँ पे उस समय भी क्रिकेट खेलते थे एंड मैचेस देखते थे, और वो सारे मैचेस हमें रटे हुए रहते थे। और फिर जाके स्कूल में जाते थे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता था। जैसे एक मैच हो गया, फिर 2 दिन के बाद दूसरा मैच होगा, तो वी गो टू स्कूल एंड यू नो वी डिस्कस अबाउट थिंग्स। तो ऐसा ही होता था। एंड शुरू से ही जिस खिलाड़ी को मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया था वो थे सचिन तेंदुलकर। सो मेरा सिर्फ एक ड्रीम था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब सचिन तेंदुलकर से मैं कभी मिलूंगा। इतना ज़्यादा मैं उनको लाइक करता था। बट व्हेन आई सॉ तेंदुलकर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे को लगा यार तेंदुलकर से मैं मिलने जा रहा हूँ। मैंने फिर उनके इंटरव्यू भी किए, सचिन तेंदुलकर के। तो एक प्रोसेस थी, मतलब
होता चला गया चीजें ऐसी, मतलब एक ड्रीम था कि यार तेंदुलकर को देख लूं बस खेलते हुए। बहुत बट लोगों का मैंने dream। बहुत बार उनको खेलते हुए देखा, प्रैक्टिस में भी देखा, उनसे बातचीत भी करी, उनका इंटरव्यू भी किया। सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन सर आपका स्टेटस कुछ और बोलता है, इंस्पायर्ड बाय धोनी एंड मोटिवेटेड बाय कोहली। हाँ, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि धोनी जो है वो बहुत ज्यादा कूल है एंड विराट कोहली बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब हॉट इन द सेंस कि वो थोड़े से एक्सप्रेसिव ज्यादा है। तो वो मैंने स्टेटस इसलिए रखा हुआ है कि एक तो आपको अपना माइंड कूल रखना है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो पैशन के साथ काम करना है, वो एनर्जी उस काम में नजर आनी चाहिए। इसलिए वो स्टेटस मैंने रखा हुआ है कि धोनी भी एंड विराट भी, दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ, हॉट एंड कोल्ड। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा बहुत मस्त मौला आदमी है। उनको भी मेंशन कर देना चाहिए था सर। हाँ, वो अब स्टेटस में इतने सारे लोग मेंशन नहीं कर सकते। पहले मैंने माइकल क्लार्क का नाम उसमें रखा था, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन है। उसमें पहले विराट कोहली नहीं थे, उसमें माइकल क्लार्क थे। उसका एक रीजन था क्योंकि माइकल क्लार्क के साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, वो मेरी लाइफ से रिलेट करता था और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया था। तो मैंने माइकल क्लार्क को रखा था, बट व्हेन आई सॉ विराट कोहली और फिर मैंने देखा कि यार ये पैशन भी आपके पास बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने क्लार्क की जगह उसको रिप्लेस किया विराट कोहली। वर्क एथिक्स, राइट, जिसकी बात करते हैं हम लोग विराट कोहली के लिए। राइट। 3 जनरेशन ऑफ क्रिकेट है, गावस्कर, कपिल देव, सचिन, द्रविड़, गांगुली, और फिर आते हैं धोनी, रोहित और कोहली। नेक्स्ट जनरेशन कैसा होने वाला है? नेक्स्ट जनरेशन होने वाला बिंदास, फेयरलेस, जैसे हम अभिषेक शर्मा को देखते हैं, यशस्वी जायसवाल को देखते हैं। फेयरलेस वाली जनरेशन आने वाली है, जो ज़्यादा सोचेगी नहीं, जाएगी और अपना बैट से स्ट्रोक खेलेगी, और अगर उनको कोई कुछ बोलेगा तो वो उसको भी जवाब देगी। तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं, मतलब जो करंट जनरेशन चली रही है, जो आगे जाकर और बड़े खिलाड़ी बनेंगे, वो डेफिनेटली फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, ज़्यादा बैगेज कैरी नहीं करेंगे अपने साथ, और ज़्यादा मेरे हिसाब से बॉलर को भी उतना रेस्पेक्ट नहीं देंगे, बॉल को देखकर खेलेंगे। ये ऐसा टाइम आ गया है कि बस छक्के चौके की बात होगी? एब्सोल्युटली। आप देखो, मैं तो बहुत एकेडमीज में जाता हूँ और वहाँ पे जो भी पेरेंट्स आते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कोचेस से कि बस हमारे बेटे को छक्का मारना सिखा दो। सैड नहीं है ये? सैड है, नोबडी वांट्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। कोई भी छोटा बच्चे को अगर एकेडमी में देखेंगे, उनके माँ बाप नहीं चाहते कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, बिकॉज शायद टेस्ट क्रिकेट उनको लगता है कि बोर्डम है, बोरिंग है, एंड T20 क्रिकेट इज वेरी ग्लैमरस, इजी मनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखें वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, 14 साल का लड़का है, वो आप देख लो उसका प्राइस टैग। समीर रिजवी यूपी लीग खेल रहा था, 8 करोड़ रुपए में बिका, विदाउट प्लेइंग द फर्स्ट क्लास इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। सो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर, और उसमें आप अगर छक्के लगाने की आपके अंदर एबिलिटी है, और अगर आपको आईपीएल में पिक कर लिया जाता है, या आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं भी खेला, आपने डोमेस्टिक लीग खेल ली और आपके पास वो एबिलिटी है और आपको पिक कर लिया जाता है, तो यार आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो गया ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब अब जो मोटिवेशन हो गया क्रिकेट में आने का, वो पैसा और स्टारडम हो गया। पैसा स्टारडम पहले भी था, अगर आप क्रिकेटर बनते हैं तो भाई स्टारडम तो आप लेकर आते ही हैं अपने साथ। इंडिया में थोड़ा लेट especially। आया सचिन, मतलब जब सचिन के टाइम पे फिर कुछ कंपनीज आए, कोका कोला वगैरह, जब इंडोर्समेंट्स वगैरह आने लग गई। बट अभी जो हमारी बात हुई कि अब ऐसा हो गया है कि बस छक्के चौके मारो, पैसा कोई ना कोई फ्रेंचाइजी आपको उठा लेगी। डेफिनेटली। देखिए, गेम ऐसा ही चेंज होता है ना, गेम ऐसे ही चेंज होता है। अब आप 70s 80s के एरा से कंपेयर करेंगे, नाउ यू आर इन 2025, सो गेम हैज इवॉल्व्ड, गेम हैज चेंज्ड वेरी मच। और जो जितने भी नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, वो डेफिनेटली उनकी कोशिश यही रहती है कि भाई छक्कों से एंटरटेनमेंट होता है, और T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट 6s and 4s। सो वो वही कोशिश करते हैं। आपको टेक्निकली तो दिखेंगे, लेकिन जितने भी आपने देखे होंगे नए शॉट्स भी इवॉल्व हो गए हैं बहुत ज़्यादा। रिवर्स से आप छक्का मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को छक्के पड़ने लगे हैं रिवर्स में, मैं कह रहा हूँ रैम शॉट खेल सकते हैं, लैप शॉट खेल सकते हैं, 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं। सो जो पिच है ना, उसको आपने अपना पूरा एरेना एक बनाया हुआ है, एंड यू प्ले देयर अकॉर्डिंग टू योर बैटिंग। सो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखी हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, कि बैक आप ऐसा मारोगे, बैक पे छक्का चला जाएगा, है ना, और ऐसे करके स्कूप करके चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इवॉल्व हुई हैं गेम के साथ, और डेफिनेटली शायद और भी आगे इवॉल्व होगी, बट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं। और जहाँ मैं छक्के चौके की बात कर रहा हूँ, तो मैं आईपीएल की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मतलब आईपीएल चल रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आईपीएल। मतलब ऐसा होता है कि हर कोई शाम को आईपीएल ही देख रहा होता है। राइट। सबसे एक्साइटिंग टीम कौन सी लगती है आपको? एक्साइटिंग टीम कौन सी लगती नहीं, एक्साइटिंग टीम कौन सी है ये मैं बोल सकता हूँ, बट वो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई, और वो है सनराइजर्स हैदराबाद। बिकॉज आप देखें उसके पास जो भी उसके पास बैटर्स हैं, दे आर ऑसम। वो एक ऐसी टीम है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो टीम जरूर मैच हार रही है, बट एक्साइटिंग है। आप देखें अभिषेक शर्मा 141 रन उन्होंने मारे,
मैच जिता दिया, 245 रन ऑलमोस्ट चेज हो गया। जब पहला मैच खेलने आए आरआर के अगेंस्ट 286 रन मार दिए, और सारे लोग यही बात कर रहे थे कि ये टीम 300 भी मार सकती है, क्योंकि प्रीवियसली भी वो 287 रन मार चुके हैं 120 गेंदों की क्रिकेट में, और 286 उन्होंने इस सीजन मारा है, 245 रन को चेज किया है। तो एक्साइटिंग है। ट्रेविस हेड भी है उसके पास, अभिषेक शर्मा है, ईशान है, नीतीश है, क्लासन है, कप्तान भी ऐसा है पैट कमिंस, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। सो उनके पास सारी चीजें हैं, बट एक चीज नहीं है उनके पास, वो ये है कि 5th गियर पे बल्लेबाजी करते हैं या सीधे 1st गियर पे करते हैं। 2nd, 3rd, 4th गियर उस टीम के पास नहीं है, इसलिए कई बार वो हार जाते हैं मुकाबले को। बट एक्साइटिंग है, मतलब एसआरएच एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसके बारे में लोग, अगर आप बोलेंगे एसआरएच का मैच है, तो कोई भी होगा ना वो भी वो मैच देखना चाहेगा। माहौल ही ऐसा बना दिया, मतलब एसआरएच का मैच, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 से ऊपर के रन बन रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखो जब ये आईपीएल शुरू हुआ, ये वाला सीजन 18 सीजन, तो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट एसआरएच, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट द टीम, सब रैंकिंग दे रहे थे कौन जीतेगा। मेरा भी यही मानना था कि इस टीम के साथ भी अगर एसआरएच ने नहीं जीता आईपीएल का खिताब तो बहुत खराब होगा उनके लिए, क्योंकि आपने ऐसी टीम बनाई है जिसमें आपने ऐसे हार्ड हिटर्स की फौज आपने इकट्ठा करके रख ली है, एक साथ उनको लेकर आए हैं। जीतना चाहिए, बट जीतने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। आपकी टीम को जेल होना इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल सिचुएशंस में आपको आगे बढ़ना होता है, जो हम क्रिकेट देखते हैं। बट एक्साइटिंग टीम है, और हर किसी ने यही कहा कि अगर इस आईपीएल में और टी20 क्रिकेट में अगर 300 रन कोई टीम मार सकती है तो वो एसआरएच है। किसी और कैप्टन को अगर सनराइजर्स हैदराबाद दे दें तो, कोई और कैप्टन दे दे तो सनराइजर्स? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आपके पास पैट कमिंस है, क्योंकि पैट कमिंस ऑलरेडी यार मतलब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को लीड करना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, एंड वो ऑलरेडी इंडिया में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। सो मेरे हिसाब से पैट कमिंस उनके पास बेस्ट चॉइस थी, इसलिए उन्होंने पैट कमिंस को कप्तानी दी है। सीजन जीतेंगे नहीं जीतेंगे कह नहीं सकते, बट एक्साइटिंग टीम है। मतलब जब भी जाते हैं हाँ लगता है यार आज तो क्या 300 पड़ जाएंगे क्या आज। जो एक्साइटिंग तो है, और एक करुण नायर भी हैं जो एक्साइटिंग है हमारे लिए। क्या मतलब धोया था एमआई को, लेकिन हुआ क्या था ये 300 रन के बाद जो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था? देखो करुण नायर का कमबैक तो बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि वो भूख दिख रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब वो उतरे तो मतलब ऐसा था कि मुझे अब चांस मिला है, अब बस मुझे कुछ करना है। बट ये भूख ना बहुत टाइम से चल रही थी। जी हाँ, देखिए करुण नायर ने अभी जो आया 89 रन मारे, और मैं स्टेडियम में ही मौजूद था जब मैंने जी हाँ मैं स्टेडियम में मौजूद था, मैंने उनकी पारी भी देखी करुण नायर की। सबसे अच्छा क्या था उसमें, जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से उन्होंने खेला मतलब मैंने हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह को ऐसे किसी बैट्समैन को खेलते हुए नहीं देखा कि आप खड़े हैं और आप फ्लिक करके ऐसे छक्का जा रहा है। तो ये एक खिलाड़ी का टैलेंट बताता है कि बुमराह जैसा गेंदबाज जिससे हर कोई खौफ खाता है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, तो ट्रेविस हेड ने कहा कि जब मेरे पोते हो जाएंगे ना, मैं उनको बताऊंगा कि मैंने जसप्रीत बुमराह को खेला हुआ है। तो आप सोचें कि बुमराह का वर्ल्ड क्रिकेट में कितना खौफ है जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, और उनका बहुत आराम से खेल रहे हैं। मतलब आपने 2 छक्के 1 चौका मार दिया और बुमराह बौखला गए। आपने कभी बुमराह को बौखलाया हुआ नहीं देखा होगा। लड़ाइयां भी हुई इसमें वहां पे। जी बिल्कुल, उनका वहां पे लड़ाई भी होगी। बट करुण नायर एक ऐसा केस था जिसने इंडिया के लिए 100 स्कोर किया। आफ्टर वीरेंद्र सहवाग ही वाज द सेकंड बैटर टू स्कोर 100 फॉर इंडिया, एंड उसके बाद सडनली वो विलुप्त हो गए। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज देते हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैप्टन को पसंद नहीं थे उस समय, या कुछ अंदर की चीजें चल रही थी। जितना मुझे समझ में आता है कुछ इनिंग्स उनको जरूर मिली, क्योंकि उस समय विराट कोहली का ये मानना था, करुण नायर को एक्चुअल में चांस मिला था जब वो टेस्ट क्रिकेट खेले थे अजिंक्य रहाणे की जगह, और रहाणे वाज आउट ऑफ द टीम दैट टाइम। और जब रहाणे वापस आए, इंजरी से वापस आए वो, तो विराट कोहली का ये मानना था कि ऑलरेडी जो खिलाड़ी सेटल्ड है टीम में, हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, जिसने इतने सालों से इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है, जो हमारे नंबर 5 की बैकबोन है, हम उसको सबसे पहले चांस देंगे। तो वो रीजन था कि अजिंक्य रहाणे आए, एंड करुण नायर के साथ अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ कि बाकी के जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनको खिलाया गया वहां उनके रन नहीं आए। उसके बाद उनको एक सीरीज इंग्लैंड की सीरीज ले गए, वहां उनको खिलाया नहीं, तो मेरे ख्याल से खिलाड़ी का रिदम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देन व्हेन ही केम इन द डोमेस्टिक सर्किट, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, वहां भी उनके रन नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ, सिलेक्टर्स वो ध्यान नहीं दे पाए, एंड विराट कोहली एज अ कैप्टन इन टेस्ट मैच क्रिकेट वाज वेरी कीन फॉर रोहित शर्मा, बिकॉज ही वांट्स समवन एट नंबर 6 जो टेस्ट मैच में भी एक्सेलरेट कर सके। तो बहुत कीन थे रोहित शर्मा को खिलाने के लिए, और उस स्पेस ऑफ द टाइम में करुण नायर अपनी जगह खो गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक इंडिया के अंडर 19 कैप्टन थे उन्मुख चंद। उन्मुख चंद ने अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलाया। नाउ ही इज स्टेइंग इन यूएस, न्यू जर्सी में वो रहते हैं। उन्मुख चंद से पूछा गया कि यार आपका इतना अच्छा स्टार्ट रहा है ना, मैंने तो मतलब उन्मुख चंद को मैं पर्सनली भी जानता हूं और मैंने उनकी क्रिकेट भी देखी है, आईपीएल भी वो खेले। उन्मुख चंद से पूछा गया कि यार आपका इतना अच्छा मतलब फेस चल रहा था,
इंडियन टीम में आप नहीं आ पाए, आपको इसका मलाल है। उन्होंने कहा यार जब मैं अच्छा खेल रहा था ना तो इंडियन टीम में ऑलरेडी 2 ओपनर्स थे, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, दोनों दिल्ली के थे, तो मेरे को चांस ही नहीं मिल पाया क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और जब उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, अनफॉर्चुनेटली उसी सीजन मेरी परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई। तो सेलेक्टर क्या देखेगा कि यार हमने किसको लेना, उन्मुख चंद, अरे इसके तो खुद ही रन नहीं बन रहे, तो फिर कैसे पिक करेंगे उनको। तो कई बार क्या होता है, लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लक का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। एक गेंदबाज है आविष्कार साल्वी। आविष्कार साल्वी इंडिया के एक बॉलर हुआ करते थे, उनको इंडिया का मैग्रा कहा जाता था। अच्छा जी, मुंबई से वो बॉलिंग कराते थे। उनका सिलेक्शन हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, और उस समय बोला जाता था कि ये इंडिया का मैग्रा है क्योंकि वो लाइन लेंथ वैसी थी, एक्शन भी समवट सिमिलर था उनका। होता क्या, देखो अभी मैंने आविष्कार साल्वी का नाम लिया, आप चौंक गए। आविष्कार साल्वी डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े बॉलर थे एंड मुंबई के बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते थे। वो इंजर्ड हो जाते हैं एंड इंजर्ड जब होते हैं उसी समय एक इंडिया का लेफ्ट आर्म बॉलर होता है, वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर देता है इंडिया के लिए। सौरव गांगुली को पता लगता है कि यार जिस बॉलर को हम तैयार करके ले जा रहे थे, जो हमारे लिए रेडीमेड बॉलर था, वो तो इंजर्ड हो गया, अब क्या करा जाए। तो पता लगा कि कोई एक बॉलर है भाई, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है इंडिया ए के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, बोला उसको ही बुलाओ इमीडिएटली। वो 19 साल का लड़का, उसको पता ही नहीं कि अभी क्या, मतलब मैं एक मैच खेल रहा हूँ इंडिया के लिए, सडनली उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलना है, उसको लाया जाता है। वो गेंदबाज था इरफान पठान। उसके बाद इरफान पठान इंडिया के लिए खेलते चले गए और आविष्कार साल्वी का कुछ पता नहीं लगा। ये सैड रियलिटी ही है क्या क्रिकेट की? इट्स ऑल अबाउट लक एज वेल। आप सही जगह सही जगह पे सही टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। बट स्टिल इतने सारे लोग मतलब इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, हर कोई सपना देख रहा है कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं, उस टाइम पे वो लक का साथ होना थोड़ा मुश्किल भी होता है। कई बार हो जाता है मुश्किल, बट ठीक है, कई बार आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, या तो आप परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा रिलाय करेंगे, हर सीजन बनाएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक इंडिया के एक प्लेयर थे, वो इंडिया के टेस्ट टीम में खेल रहे थे, नाम नहीं लूंगा उनका। तो खेल रहे थे, वो आए, उन्होंने एक डोमेस्टिक मैच था, सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उनका डबल 100 आया। तो वो आते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार कुछ तो लिख दो मेरे बारे में, क्योंकि उनको कमबैक करना था टीम में। बोलते कुछ तो लिख दो मेरे बारे में। तो सब बोलते हैं कि अरे अभी तो और कुछ मारो, तो वो कहते हैं मतलब और सीजन करो। तो बोलते हैं यार मैं कोई राहुल द्रविड़ थोड़ा हूँ जो हर सीजन रन मारे। तो या तो आप राहुल द्रविड़ जो कंसिस्टेंट हर सीजन रन मार रहा है ना, या फिर आप आज की डेट में देखें तो कुछ ऐसा एक्स फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए कि आप सेलेक्टर्स की आपके ऊपर नजर पड़े और वो आपको पिक करें। ट्रू वो। बट एक जब मैंने सैड रियलिटी की बात की, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, वहाँ पे पेरेंट्स लोग बच्चों को बहुत छोटी छोटी उम्र में वहाँ पे ला रहे हैं और ट्रेन हो रहा है। मैं उसे 2 तरीके से देख रहा हूँ। एक तो ये दिख रहा होता है कि क्या क्रिकेट थोपा जा रहा है, और दूसरा इस तरीके से देख रहा हूँ कि हाँ हम तैयार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा छोटे उम्र से क्रिकेट के लिए तैयार करना? पता नहीं, वो शायद पेरेंट्स की एस्पिरेशंस हो सकती हैं, बट जो मैंने चीज़ देखी है, इंडिया इज़ नॉट अ स्पोर्टिंग कंट्री। इट्स अ सैड रियलिटी। इंडिया स्पोर्टिंग कंट्री नहीं है भाई। इंडिया एजुकेशन के पीछे भागने वाली कंट्री है। एजुकेशन भी नहीं, प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं। इंडिया मार्क्स के पीछे भागने वाली कंट्री है, जिसमें सब पेरेंट्स को अपने बच्चों से 90-95% मार्क्स चाहिए। उनको बस पढ़ाना है और मार्क्स लाने, एजुकेट भी नहीं करना है। तो इंडिया तो स्पोर्टिंग कंट्री है ही नहीं। अब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, मैं ऑस्ट्रेलिया 3 बार गया हूं, मैंने किसी बच्चे को बैग के साथ ट्यूशन पढ़ते हुए जाते हुए नहीं देखा अपने 3 दौरों पे। कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप शाम को देखो, हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप अभी बाहर निकलोगे, स्टूडियो से बाहर निकलोगे, आप देखना बच्चे बैग लेकर, मोटे मोटे बैग लेकर ट्यूशन पढ़ने जा रहे होंगे। वो 4th क्लास का बच्चा भी हो सकता है, वो 10th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको बच्चा दिखाई देगा, उसके हाथ में तो क्रिकेट का बैट होगा, उसके हाथ में बैडमिंटन होगा, उसके हाथ में लॉन टेनिस का रैकेट होगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा तो रग्बी की बॉल लेके जा रहा होगा। और वो सारे के सारे बच्चे पार्क में जाकर अलग अलग जगह पर गेम्स खेल रहे होते हैं। मैंने नहीं देखा वहां पे किसी को कि कोई बुक्स लेके जा रहा हो या पढ़ाई के लिए किसी ने हाय तौबा मचा रखी हो। ऐसा कुछ नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में और क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि वहां की जो स्कूल्स होती हैं, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। ठीक है, तो वहां पे ये भी सीन नहीं है कि एजुकेशन में आपको बहुत खर्चा करना है। उनका टाई अप रहता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। और वो बच्चे ग्राउंड में आते हैं टेस्ट मैच के दौरान, जब ब्रेक होता है सारे बच्चे आते हैं, उनको ग्राउंड में एंट्री मिलती है बच्चों को बाकायदा, और वो प्लेयर्स के साथ बात करते हैं, प्लेयर्स से उनका इंटरेक्शन होता है। आई थिंक बाहर कल्चर थोड़ा अलग है स्पोर्ट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एंड इट्स अ बिग मतलब बोलूंगा डिबेटेबल टॉपिक है कि कैसे एजुकेशन और क्रिकेट को ऐसा मर्ज किया जाए, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स को मर्ज किया जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि आईपीएल चल रहा है, थोड़ा आईपीएल पे फिर से आते हैं। बहुत सारे नए कैप्टन्स बने अभी फ्रेंचाइजी में, ऋतुराज, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर,
अक्षर पटेल, who do you look more promising? श्रेयस अय्यर फॉर 100%। श्रेयस अय्यर मेरे को बहुत ज़बरदस्त कप्तान लगते हैं, और जब भी उन्होंने डोमेस्टिक में भी कैप्टेंसी की है, आप देखना उनकी कप्तानी में एक एक्स फैक्टर था। और नॉट टू फॉरगेट केकेआर जो जीती है वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ही जीती है भाई। लोग गौतम गंभीर को क्रेडिट देते हैं कि गौतम गंभीर मेंटर बन श्रेयस गए, अय्यर थोड़ा पीछे हो जाते हैं जी बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। और शाहरुख खान भी जब ड्रेसिंग रूम में आए, सबसे पहले हग उन्होंने जो किया वो गौतम गंभीर को किया। गौतम गंभीर का तो प्रमोशन होकर वो हेड कोच बन गए इंडियन क्रिकेट टीम के। बट ऑन फील्ड मेरा ये मानना है कि जो हम क्रिकेट देखते हैं, जो हमने क्रिकेट कवर किए, ऑन फील्ड तो कप्तान डिसीजन लेता है भाई, ऑन फील्ड कोच डिसीजन नहीं लेता। वहां पे आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस करने पड़ते हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट लगानी पड़ती है, एंड बॉलिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। तो क्रिकेट जो है ना, ये कैप्टन ड्रिवन गेम है। फुटबॉल जो है, जिसको कोच या मैनेजर कहते हैं, वो मैनेजर ड्रिवन गेम है। वहां पे मैनेजर बताता है कि आपको किस फॉर्मेशन में जाना है, 3-2-4-3-1, क्या फॉर्मेशन आपको बनानी है। इसीलिए मैनेजर का रोल जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल, बट इन क्रिकेट कैप्टन्स रोल इज द अपमोस्ट। सो क्रेडिट शुड गो टू श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर वो चीज दिखा चुके हैं। इवन फॉर द दिल्ली ही डिड वेरी वेल। उसके बाद केकेआर के लिए डिड वेरी वेल, डोमेस्टिक सर्किट में इज डूइंग वेरी वेल। सो एब्सोल्युटली मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कैप्टन बना दे इंडिया का। देखिए, कैप्टन बनाने में तो बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है ना भाई। कैप्टन इजीली नहीं बनता इंडिया में। कैप्टन बनना होता है, हार्दिक पांड्या को बन जाते हैं, सूर्य कुमार यादव। तो कैप्टन बनना एक अलग चीज है, वाइस कैप्टन किसको बनना है और कौन बन जाता है, ये सारी चीजें अलग है। नथिंग अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव, इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब फॉर टीम इंडिया। बट मेरा एक मानना है कि जो खिलाड़ी वाइस कैप्टन रहता है वो हट जाता है, एंड देन कोई और बन जाता है। वो पॉलिटिक्स अलग हो गया, बट इन योर आईज श्रेयस अय्यर को बना दे। व्हाट डू यू थिंक? बनना चाहिए, लेकिन मैं जिस खिलाड़ी को कप्तान देखना चाहता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में, अभी तो रोहित शर्मा ने देखो क्लियर कर दिया आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने उनसे सवाल पूछा था, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? ही सेड आई एम स्टिल हियर, सो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो दैट मीन्स दैट ही स्टिल वांट टू प्ले क्रिकेट। सो अभी तो रोहित शर्मा ही है, बट मेरे को जो अच्छा कंटेंडर नजर आता है वो हार्दिक पांड्या। श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो वेरी गुड कैप्टन, बट माई चॉइस, माई पर्सनल चॉइस विल ऑलवेज बी हार्दिक पांड्या। वाइस कैप्टन तो कोई और है अभी, शुभमन गिल है या तो ऐसा हो सकता नहीं, है? आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को तो हार्दिक पांड्या लग रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वाज वाइस कैप्टन इन 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, और वो इंडिया की कैप्टनसी भी कर रहे थे उससे पहले भाई। कहानी ये है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खेलना ही नहीं था, तो हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे। वो T20 क्रिकेट खेल कहाँ रहे थे? तो खेल ही नहीं रहे थे T20 क्रिकेट, वो तो हार्दिक पांड्या को उसमें कप्तानी करनी थी। बट होता क्या है कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं वो बांग्लादेश वाले मैच में। उसके बाद फिर पड़ता कि भाई कौन से सीनियर खिलाड़ी को लाओ, सिलेक्टर्स पूछते हैं, रोहित शर्मा कहते हैं यस आई एम रेडी, वो खेलते हैं, तो विराट कोहली कहते हैं भाई मैं भी खेल रहा हूँ, बट मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा, तो वो विराट कोहली भी खेल लेते हैं, रोहित शर्मा भी खेल लेते हैं, और अच्छा होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की इंडिया जीत जाता है। एंड देन हार्दिक पांड्या जब फिट होकर आते हैं तो ही इज नॉट द कैप्टन। अब लेकिन जगह थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अब जगह मुश्किल है सूर्य कुमार लेकिन यादव। अगर आप वो पीछे वाला एरा देखें तो उसमें T20 अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहे थे ना विराट कोहली खेल रहे थे, उसमें हार्दिक पांड्या इंडिया के कैप्टन थे, वही इंडिया को लीड कर रहे थे हर सीरीज में इन T20 आईज। ये तो बाद में दूसरी चीजें होंगी, वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स और थोड़ा बहुत टाइमिंग, थोड़ा बहुत इधर टाइमिंग कह सकता हूँ, नॉट पॉलिटिक्स, टाइमिंग कह सकता हूँ। डिमांड ऑफ द टाइम थी, फिर उन सिलेक्टर्स को भी लगा कि ठीक है भाई फिर रोहित हैं तो इनसे ही कप्तानी करा लेते हैं, तो फिर रोहित बन गया। थोड़ा सा अलग सा आईपीएल चल रहा है, आपको नहीं लगता? धोनी एट द एज ऑफ 42 मे बी अभी भी मैच जिता रहे हैं, अब लास्ट मैच भी जिताया था उन्होंने, रोहित से रन नहीं बन रहे, और पंत जो है 27 करोड़ का कुछ थोड़ा आपको लग रहा है कि मे बी प्रेशर फील कर रहे हैं? प्रेशर होता है, अगर आप बड़ी अमाउंट में जाते हैं तो प्रेशर होता है। इट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने वर्क प्लेस में भी काम कर रहे हैं और आपको बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है उस चीज़ को। क्रिकेट में क्या है, अगर आपको भाई इतनी बड़ी रकम दी गई है 27 करोड़, एंड आपको पता है कि ओनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू विन मैचेस, सो अगर वो नहीं आएगा और आपकी अपनी खुद की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। इट्स कैरिंग द मंकी ऑन योर बैक, सो एवरी टाइम यू आर गोइंग देयर आपको परफॉर्मेंस देनी है, बिकॉज आपके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है, आप बहुत महंगे प्राइस में बिके हो। ऋषभ पंत को कभी आप प्रेशर में देखते नहीं हो? मतलब मैंने उस टाइप का प्रेशर में देखा नहीं है उनको। वो शो नहीं करते होंगे, बट डेफिनेटली देखो यार, प्राइस टैग का प्रेशर तो हर खिलाड़ी के ऊपर होता है, और कई बार वो खिलाड़ी को परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इवन फॉर द लास्ट पिछली बार जब मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ के गए थे केकेआर के पास, परफॉर्मेंस जो पहले मैचेस में चल रही थी वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको प्लेऑफ्स में खिलाया और प्लेऑफ्स में उनकी परफॉर्मेंस आई। तो प्राइस, मैं नहीं कह सकता कि प्राइस टैग का प्रेशर नहीं होता, होता है प्रेशर। एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, आई डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग विद रोहित शर्मा, बिकॉज ही वाज टाइमिंग द बॉल ब्यूटीफुली इन चैंपियंस ट्रॉफी, बट व्हेन ही केम हियर इन इंडिया आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड विद हिम। मे बी रिफ्लेक्सेस का गेम होता है, विद द टाइम आपको अपने रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं,
वो शायद हो रहा हो। एंड धोनी इज धोनी भैया, धोनी तो भाई अलग ही है। उनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो खिलाड़ी 12 महीने में से 10 महीने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ना खेलता हो, डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलता हो, क्लब लेवल की क्रिकेट ना खेलता हो, एक हफ्ते पहले आकर अगर इस तरीके की विकेट कीपिंग कर रहा है भाई, सूर्य कुमार यादव को फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में रन स्टंप कर रहा है, फिल सॉल्ट को कर रहा है, अब्दुल समद को ऐसे करके बॉल उछाल के फेंक रहा है और ऋषभ पंत के सर के ऊपर से जाके स्टंप पे लग रही है बॉल। अमेजिंग यार। तो वो धोनी कैसे करते हैं, धोनी जानते भाई। तो मतलब उन्हें रिटायर नहीं होना चाहिए? सीएसके के फैंस तो कभी नहीं चाहेंगे उन्हें रिटायर होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता वो रिटायर होंगे मतलब अभी तो। सो एनी रीजन व्हाई ही कम्स लेट फॉर बैटिंग? नहीं, वो स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया ना उनका कि नी में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, और पिछला भी जो मैच हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि थोड़ा सा लचक के चल रहे थे। तो उनका कहना है कि वो इतनी देर तक, देखो विकेट कीपिंग वो कह रहे हैं कि एक जगह पे करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग, व्हेन यू आर बैटिंग यू हैव टू रन, एंड देन आपके जो नीज हैं वो इतने परफेक्ट नहीं है कि आपको रनिंग में मतलब कंफर्टेबल आप फील करें, तो दैट्स व्हाई इज कमिंग लेट। और मेरा ये मानना है कि व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर सीएसके, व्हेन यू हैव टॉप 6 बैटर एंड धोनी एट कमिंग एट नंबर 7, मे बी कई एक टाइम वो 5 पे भी आए, but it's the responsibility of the top 6 batter to win game for you. At the age of 42, 43, you cannot rely on MS Dhoni to win matches for you. That's an irony. So CSK को धोनी से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर 2008 से लेकर 2025 में भी आप यही सोच रहे हैं कि MS धोनी आपको मैच जिताएगा, तो बॉस अब बहुत पीछे चल रहे हो अपनी थिंकिंग के ऊपर, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम धोनी हैव टू रिटायर। सो आपके पास आपने बैकअप टीम बनाई है या नहीं बनाई है, ये उनको देखनी है, बिकॉज मुंबई इंडियन डिड द सेम। मुंबई इंडियंस तेंदुलकर के बाद रोहित शर्मा को लाए, इज अ सक्सेसफुल कैप्टन। रोहित के बाद वो हार्दिक पांड्या को लाए। देयर मे बी सम इंटरनल पॉलिटिक्स, देयर मे बी समथिंग, जो भी चीज रही हो, बट वो मूव उनका फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सही मूव था। मतलब ट्रू स्टैटिस्टिकली ऐसा था कि रोहित के बाद अब कौन, तो फिर इसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या को लिया, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन रोहित शर्मा 3 seasons. लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस won in 2020. So Mumbai Indians gave them 3 seasons, 2021, 2022 and 2023. So 3 season दिए, 3 season में मुंबई इंडियंस ट्रॉफी नहीं जीती। Now they want a player who has first age, who has the leadership quality, and third who could be the finisher. So ये तीनों क्वालिटी हार्दिक पांड्या के अंदर उनको मिलती है, क्योंकि उसने पहले सीजन गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया। दूसरे सीजन में दे ऑलमोस्ट वोन द फाइनल अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। इट वाज द ब्रिलियंस ऑफ रविंद्र जडेजा जिसने सीएसके को विनर बना दिया। आई वाज देयर इन द मैच। एंड आपको हार्दिक पांड्या मिल रहा है एज अ फिनिशर जो आपके लिए गेम फिनिश कर सकता है। आपको हार्दिक पांड्या मिल रहा है लीडर जो 3-4 साल तक आपकी फ्रेंचाइज को चला सकता है। वो एग्रेशन भी है उनमें। हाँ जी, लगता है वो एग्रेशन जो चाहिए एज अ कैप्टन। तो आपको फिनिशर मिल रहा है, आपको भाई कप्तान मिल रहा है, और वो भी सक्सेसफुल कैप्टन मिल रहा है, और आपको एज फैक्टर भी मिल रहा है जो 3-4, तो वो हार्दिक को इसलिए लेकर है। बट एक जवाब गलत हो गया था हार्दिक पांड्या का। क्या चीज? हु इज अ बेटर बैट्समैन? उन क्या जवाब दिया था? कॉफी विद करण में। अच्छा, ओके जी। बस वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया जी। बाकी सब ठीक था। मैंने डिफरेंट आईपीएल बोला। क्या हो रहा है, ये बैट के साइज चेक हो रहे हैं? देखो बैट के साइज ना पहले भी चेक होते थे। पहले 4th अंपायर जाते थे और वहां पे बैट्स रखे होते थे, तो बैट का साइज चेक होते थे पहले भी। अच्छा। जी हाँ, पहले भी चेक होते थे। इस बार क्या हो रहा है कि 4th अंपायर बाहर पर ही है, और वहां पर आते हैं, जो भी बैटर जाता है उसके बैट को चेक करते हैं। अब क्या सीन होता है, कई बार जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो उसके बीच में भी बैट चेंज होते हैं। उसके बीच में होते हैं। ट्रू। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, जैसे MS धोनी है, सपोज करिए कि कई बार क्या होता है, बॉल पिच से रुक कर आ रहा होता है। नाउ यू आर कैरिंग अ बैट ऑफ 1100 1150 ग्राम का बैट खेल रहे, देन आपका बैट बॉल रुक कर आ रहा है, आपका बैट जल्दी चले जा रहा है, ठीक है, बॉल रुक कर बाद में आ रहा है, तो वो टाइमिंग सही नहीं हो पा रही है, मैच नहीं हो पा रही। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ हैवियर बैट, ताकि आपका बैट स्पीड भी लेट हो और फिर वो कनेक्ट अच्छा हो और फिर कनेक्ट हो। तो ये होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा आप फ्लो में चल रहे होते हो, तो आप थोड़ा सा हल्का बैट ले लेते हैं लास्ट में कि आपका अच्छा चले, अच्छे से फ्लो चले। तो वो क्या होता है, जब बैट बीच में आता है तो अंपायर्स अगेन उसको चेक करते हैं कि भाई इसकी विड्थ कहीं ऐसा तो नहीं है मोटे बैट से खेल रहा हो, और जो जैसे किसिंग स्पॉट का आ जाता है बैट का, वहां पे बॉल लगे और वहां पे उन्होंने मीट एरिया जो ज्यादा कर रखा है, वुड बहुत ज्यादा है वहां पर, तो स्ट्रोक बहुत ज्यादा चले जाए, तो वो लॉस के अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसलिए अंपायर्स बैट चेक कर रहे हैं, पहले भी करते थे, 4th अंपायर बैट चेक करता है पहले भी, लेकिन पहले वो अलग से कर लेता था, अब वो विजिबल हो जा रहा है कि वो आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं। किसी के बैट में कभी ऐसा हुआ है कोई प्लेयर? हाँ, अभी तो हुआ ना, सुनील नारायण का बैट था, वो थोड़ा सा मोटा निकल गया, जो 5.1 इंच का जो वो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर निकल गया, क्योंकि जिस तरीके के छक्के लग रहे हैं, मतलब बनता भी है एक बार बैट। हाँ, वो विद इन द लॉ है, और विद इन द लॉ के हिसाब से ही वो चीजें हो रही हैं कि वो बैट का जो रूल है, क्योंकि आप
अलाउ नहीं कर सकते भाई, बॉल भी चेक होती है भाई, तो वैसी बैट भी चेक होना चाहिए और वो सही हो रहा है। कुछ थोड़े ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल पूछिए। शुड पाकिस्तानी प्लेयर्स बी अलाउड इन आईपीएल? आई डोंट थिंक सो। क्यों? टेरर एंड टॉक्स कांट, भैया या तो आप टेरर कर लो या आप टॉक्स चला लो। तो मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान प्लेयर्स को यहाँ पर, जब यार आप खुद सोचे ना, जब हम पाकिस्तान वालों को वीजा ही नहीं देते, सबसे लेट वीजा दिया हमने 2023 वर्ल्ड कप में, उससे पहले 2018 में एशिया कप इंडिया उसका होस्ट कंट्री था, गवर्नमेंट ने उनको वीजा नहीं दिए, सो वो उधर खेले, हमने दुबई में वो कंडक्ट कराया था। तो मुझे नहीं लगता हमारी लीग आईपीएल वैसे ही इतनी सुपीरियर लीग है, मुझे नहीं लगता उसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अलाउड करना चाहिए खेलने के लिए। क्या हमें पाकिस्तान में जाके खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए मैं पाकिस्तान में जाकर, और मैं एंडोर्स करूंगा गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को। वी शुड नॉट गो टू पाकिस्तान बिकॉज सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। हम पाकिस्तान में जाकर अपने क्रिकेटर्स को भाई नहीं भेज सकते वहां पे खेलने के लिए, बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। जो कंट्री आपके देश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही है, टेररिस्ट को भेज रही है, बहुत सारे साजिशें रच रही हैं। आप देखो ना, राणा के साथ अभी पूछताछ चल रही है, डेविड कोलमैन हेडली ने वहां पे क्या कहा अमेरिका में। सो आपके यहाँ पे वो अटैक प्लान कर रहे हैं, आप क्या आपने वहां पे, और ऐसा नहीं कि हमने जेस्चर नहीं दिखाया अच्छे। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, समझौता एक्सप्रेस चलाई उन्होंने भाई, नवाज शरीफ के वहां गए, उनसे गले मिले, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को ले गए, देवानंद साहब को ले गए, कपिल देव जी को ले गए। नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने, शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ जी को बुलाया, फिर आपको पता ही है हेलीकॉप्टर में उनके साथ बैठ के गए, पाकिस्तान गए, एक अच्छे जेस्चर दिखाए हमने हर टाइम लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पहले कारगिल, फिर पुलवामा। सो कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलने का। ना तो हमें अपनी टीम को वहां भेजना चाहिए और ना उनके खिलाड़ियों को हमें आईपीएल में बुलाना चाहिए। कोई पॉइंट ही नहीं है डिस्कशन का। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपको स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। जब तक आप उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे या स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लेंगे, वो समझेंगे नहीं। और कोई मतलब भी नहीं लगता है जो अपने देश के साथ इस तरीके से हो रहा है। हमारे देश में जो टेरर जिस तरीके से फैल रहा है, उसमें फिर क्रिकेट में उतना अपॉर्चुनिटीज देना और ये करना मैं तो कहता हूँ कि उनके जो सिंगर्स आते हैं उनको भी नहीं बुलाना चाहिए। सिंगर्स को अभी तो शायद आई थिंक सिंगर्स वाला तो हुआ था ना, अभी सबको बैक वापस भेज दिए थे। अभी उनका फवाद खान है, उसकी भी एक फिल्म बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को भी उनको चांस देना चाहिए। मतलब आपको कंप्लीटली बॉयकॉट ही रखना चाहिए। आप यार, हमारे देश में इतने सारे आर्टिस्ट हैं यार, क्या आपको क्या जरूरत है उनको बुलाने की? मुझे समझ में बात नहीं आती। थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक होता है, वो अच्छा लगा जो आपका एक स्टैंस है। इट्स ट्रू, नहीं मेरा ये मानना है कि भाई हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आप उनके साथ बनाइए ना, ऐसा थोड़े ना है। True. आप उनको बुला रहे हो ऐसा। तो मैंने पाकिस्तान का ऐसा कोई फनकार नहीं देखा, मतलब एक्टिंग के मामले में, जो हमारे किसी एक्टर से बहुत आला दर्जे का हो। वो तो है ही नहीं, वो तो फिर अलग हो गया। तो ऐसा जरूरत ही नहीं है यार। ऐसा कौन सा रोल आप बना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है जो उनकी जरूरत पड़ रही है आपको। हाँ, क्रिकेट जब बात होती है तो उसमें ना फिक्सिंग एक टर्म है, वो भी बहुत ज़्यादा आती है। अभी आईपीएल चल रहा है, 2 टीम्स हैं जो बहुत ही अच्छी टीम, वो भी बैन हुई थी। ये मतलब हो रहा होता है, किस तरीके से हो रहा होता है, लाइक व्हाट इट इज इट? देखो यार, फिक्सिंग नहीं कह सकते उसको। वो जो केस था वो बैटिंग का केस था, ठीक है। बैटिंग इज एंटायरली डिफरेंट। पहले मैच फिक्सिंग आई कहाँ से? मैच फिक्सिंग के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये तो क्या कह सकते हैं उसको कि ऐसे अंधेरे में तीर चल रहा था और उसमें किसी ने सुन लिया। सबसे पहले जो हम क्रिकेट की हिस्ट्री में देखते हैं, वो एक प्लेयर हुआ करते थे इंग्लैंड के, एडम हॉलीओक। वो शारजा में मैच खेलने जाते हैं। सो एडम हॉलीओक अपने होटल के कमरे में बैठे रहते हैं और उनको एक कॉल आती है और उनसे पूछता है, जो उनको फ़ोन करता है, पूछता है कि आप बता दो कल आपकी प्लेइंग 11 क्या है, पिच एंड कंडीशंस क्या है। लगता है यार ये कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। देन वो अगेन कॉल करता है और उनको ऑफर देता है, अच्छा, सर्टेन डॉलर्स का, कि मैं आपको इतने डॉलर दूंगा ये बताने के लिए। तो एडम हॉलीओक की तो समझ में नहीं आता कि यार पिच कंडीशंस के लिए, प्लेइंग 11 के लिए कौन पैसे दे रहा है भाई। वो इमीडिएटली उसको बताते हैं। उस समय भी लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये कोई ऐसी चीजें होती भी होंगी। फिर शेन वॉन और टिम में, जो 2 खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको एक बुकी अप्रोच करता है। वो उनसे बताता है कि आप पिच कंडीशंस और ये सारी चीजें हमें बता दो तो हमको पैसे देंगे। और वो इवेंचुअली पैसे लेते हैं और उनको बताते भी हैं। फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक्शन लेता है, वो दोनों माफी मांगते हैं कि हम गलती हो गई। उस समय तक भी किसी की समझ में नहीं था कि क्या काम हो रहा है। Then came 1999 and 2000 series when South Africa was playing in India. Then भाई दिल्ली पुलिस फोन टैप कर रही होती है किसी के, आवाज सुनाई देती है हैंसी क्रोनी की। बोलता है यार ये तो कौन है, ये कैसी बात हो रही है यहाँ पे। तो पता लगता है कि अच्छा भाई ये भी कोई स्कैंडल चल रहा है कि साउथ अफ्रीकन टीम का जो कप्तान है वो पैसे ले रहा है बुकी से, और बहुत सारी चीजें, प्लेइंग कितने में आउट होना है, क्या अच्छा ये भी डिसाइड हो रहा था। जी, ये सारी चीजें। तो वो
एक्चुअल में वो मैच फिक्सिंग नहीं कर रहे थे, मतलब पता नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस की मैच फिक्सिंग भी कोई चीज होती है। तो तब लोगों को पता लगा कि अच्छा ऐसा भी होता होगा, ये भी होता है क्या चीज में। तब बहुत सारी चीजों का खुलासा होता है। वो तो फोन किसी और चीज से किसी और चीज के लिए टेप कर रहे थे, बट देन मतलब मैच फिक्सिंग तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट मैं आपको बड़े उसमें बता रहा हूँ। तो वहां से पता लगा कि हाँ भी होता है। अब कमिंग बैक टू आईपीएल में जो इंसिडेंट्स हुए थे वो स्पॉट फिक्सिंग के थे, जो कि आए थे कि भाई राजस्थान रॉयल्स के जो कुछ बॉलर थे उन्होंने जी टावल लगाया, फिर नो बॉल फेंक दी, ये इंसिडेंट्स हुए। और जो दूसरी फ्रेंचाइजी पे जो लगा था वो बैटिंग का था। अब बैटिंग देखिए, फिक्सिंग के लिए इंडिया में कोई कानून नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है जी, फिक्सिंग आप किस में लाएंगे उसको, आप मुझे बताइए। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ करप्शन ओनली? नो, वो क्या बोलते हैं उसको, अब तो आईपीसी की धाराएं सारी चेंज हो गई हैं। 420 होती है एक फ्रॉड वाला ठीक सीन। है। देखो, आप मान लीजिए सपोज करो मैं क्रिकेटर हूं, मैंने गारंटी तो नहीं ले रखी ना कि मैं हर मैच में 100 मारूंगा, हाँ, या मैंने टिकट पे लिख के तो नहीं दे रखा है नहीं दे कि रखा भाई विराट कोहली हर मैच में जाएंगे तो 100 रन मारेंगे। विराट कोहली 0 पे भी आउट हो सकते हैं, विराट कोहली 10 पे भी आउट हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके साथ धोखा हो गया? ये चीज है ना, ये फिक्सिंग को आप कैसे करेंगे। बट 2 फ्रेंचाइजीज थी, उनके ऊपर देखा गया कि उनके ओनर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि जो सीएसके वाले थे गुरुनाथ मयप्पन, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लॉस में जा रहा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने जो पैसे लगाए बैटिंग पे मैं तो लॉस में हूं। बट फिर उनके ऊपर एक्शन लिया गया, 2 फ्रेंचाइज को बैन किया गया। एक्चुअल में जो स्पॉट फिक्सिंग जो कवर हुई, जो टीवी पे कवर हुई, वो पाकिस्तान की थी अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पे मोहम्मद आमिर ने नो बॉल फेंकी थी। उसमें सलमान बट भी थे, मोहम्मद आसिफ भी थे, और दे वर पनिश्ड। इंग्लैंड में कानून है तो उनको पनिश किया गया। इंडिया में तो भाई सब छूट ही गए जिनके नाम आए थे। तो जो बैटिंग, अभी हम लोग बैटिंग की बात की, जो दूसरी फ्रेंचाइज है सीएसके, हम्म। तो वो बैटिंग और एक जो बैटिंग एप्स जो अभी चल रहे हैं, कोई डिफरेंस है इनमें? जो बैटिंग पे इधर पैसा नहीं, लग रहा मैं है, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि सीएसके ने कोई बैटिंग नहीं की। पहली बात तो ये क्लियर जो कर टीम दूं। बैन हुई थी। हाँ, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनके जो को ओनर कह सकते हैं गुरुनाथ मयप्पन, जो कि श्रीनिवासन साहब के दामाद थे, उनके ऊपर ये एलिगेशंस थे कि वो बैटिंग करते थे। अब वो डगआउट के पास भी घूम रहे हैं, अच्छा, है ना, तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें बात सामने आई थी, तो उनके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो भी छूट ही गए। और ये देखकर कि ओनर्स ये चीज कर रहे हैं, जैसे अगर हम आरआर की भी बात करें तो राज कुंद्रा वहां से इन्वॉल्व होते थे, उनको बताया कि वो भी बैटिंग कर रहे हैं। सो बैटिंग इंडिया में लीगलाइज नहीं है, बाकी कंट्री में लीगलाइज नहीं। जो राज कुंद्रा ने भी कहा कि भाई मैं तो इंग्लैंड में कर रहा हूँ बैटिंग, इंग्लैंड में अगर आईपीएल के ऊपर कोई लग रहा है सट्टा तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में बैटिंग लीगलाइज्ड है, अमेरिका में बैटिंग लीगलाइज्ड है। आप जाओ, फुटबॉल टीम का मैच चल रहा है, आपने लगा दिया, भाई मेरा भी लगा दो $200, वो टीम जीत गई तो आपको मिल गया $250 या जो भी रेट होगा। फैंटेसी गेमिंग की जहां तक बात है, फैंटेसी गेमिंग तो लीगलाइज्ड है। फैंटेसी गेमिंग वालों का तो ये कहना है कि हम कोई सट्टा थोड़ा खिलवा रहे हैं, हम तो एक गेम बना रहे हैं, और गेम में जो गेम खेल रहा है उसको दिमाग लगाना है। हमने तो पॉइंट सिस्टम दे रखा है, हमने ये भी बता रखा है कि कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा। बहुत स्मार्ट मूव था, बढ़िया। मतलब है तो सट्टा ही, मानते हो आप? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि ये सट्टा है। सट्टा तो नहीं कहूंगा, हाँ गेमिंग है, और गेमिंग के साथ लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है। बट क्योंकि पहले जब आया था तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आती थी, अब जब आता है तो एड में बोला रहता है कि इसकी आपको लत लग सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज किया हुआ है तो मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि वो सट्टा है, फिर फैंटेसी गेमिंग ही है। बट वही है कि जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है ये बातें बहुत जल्दी ही शुरू हो जाती हैं। नहीं, ये थ्रू आउट चलता है, ये पूरे साल भर चलता है। हाँ, ये बात सही कही आपने कि आईपीएल में ऐड बहुत ज्यादा आते हैं इसके, क्योंकि आईपीएल यार अपने आप में उसमें मैच हो रहा है और इतने सारे मैचेस चल रहे हैं उसमें, सो उसमें बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होता है, बट वो हर गेम में चल रहा होता है। आपको क्या लगता है, क्रिकेट इन इंडिया इज ओवरहाइप्ड? आई डोंट थिंक सो इट्स ओवरहाइप्ड, बट क्योंकि अदर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्राइव हो रहे होते हैं अटेंशन के लिए, बट इन इंडिया अदर स्पोर्ट्स आई डोंट सी दैट मच अटेंशन। इज इट बिकॉज ऑफ मनी, बॉलीवुड, और सब कोई इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट में? नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जब मैं शुरू में दिल्ली में आया था तो मैं फेडरेशन के स्पोर्ट्स कवर करता था, मैं क्रिकेट कवर नहीं करता था पहले। मैं यही हॉकी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब कवर करता था। तो मुझे अपने स्टार्ट ऑफ द करियर एक बात समझ में आई कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट फंडेड है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक हमारे एक शूटर थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला। मैं उनके घर गया, दिल्ली में उनका घर था। मैं घर गया उनके, मैंने घर में देखा बेंटली खड़ी है, हार्ली डेविडसन खड़ी है। तो हमारे दिमाग में तो यही चलता था कि यार शूटर्स बोलते हैं कि इनको एम्युनिशन नहीं मिल रहा है, मतलब पैलेट्स नहीं मिले, गोलियां नहीं मिली, हमेशा यही रोना रोते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू में कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको टाइमली एम्युनिशन मिल गया, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था शूटिंग का, और उसके बाद उनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, जिसका नाम अब चेंज हो गया।
तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत अच्छा है, एमिनेशन का कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है यार, ये तो ऐसे बोल रहा है, बाकी शूटर तो ऐसे बोलते हैं। क्या मैं इंटरव्यू ammunition खत्म नहीं हो मिलता? गया। मैंने उनसे बोला यार बाकी तो सब ऐसे बोलते हैं। तो उसने बोला भाई मैं तो गवर्नमेंट से पैसे ही नहीं लेता, मैं तो अच्छा। अपने दम पे करता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट से पैसे लेने लगा और एमिनेशन का वेट करने लग गया तो हो गई मेरी प्रैक्टिस। और एक आपको इंसिडेंस बताता हूँ, जब एक मूवी आई चक दे, तो विमेंस हॉकी टीम की बड़ी बात हुई। आई वेंट टू विमेंस हॉकी टीम टू डू देयर इंटरव्यू। अब आप सोचो यार, विमेंस हॉकी टीम को कितना पैसा मिल रहा होगा मंथली, क्या टीएडी है उनका, 10,000 भी पूरा नहीं था भाई उनके पास मंथली। तो सरकार को क्या है, सारे स्पोर्ट्स को देखना है, सारे फेडरेशंस को देखना है, सारे एसोसिएशंस को देखना है। वहां पर क्या होता है कि टाइमली फंड और ये सारी चीजें और कॉर्पोरेट का उतना आगे ना आना वो स्पोर्ट्स को पीछे कर देता है। दूसरी चीज जो मैंने खुद रियलाइज करी, वो ये चीज रियलाइज करी कि बाकी स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं, मतलब उनके फेडरेशन कह लो कुछ भी कह लो, प्रचार का कुछ पता ही नहीं लगता। अब सपोज करो आप मुझसे भी पूछोगे कि हॉकी टीम का अगला मैच क्या है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हॉकी फेडरेशन ने कहाँ डाला है, क्या डाला है, किसी को नहीं पता कि भाई हॉकी टीम अगला मैच कहाँ खेले। लेकिन क्रिकेट का हमें पता है, मैं आपको आगे से लेके सारे पूरे साल का बता दूंगा कौन से मैच होने वाले क्रिकेट। तो ये भी चीज है। एक मिनट, आपने गवर्नमेंट बोला, बीसीसीआई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यस। सो गवर्नमेंट का रोल क्रिकेट में और बाकी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है भाई, वो तो उल्टा गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। हाँ, मतलब फेडरेशन बोल सकता हूँ फिर, जो आप टर्म शायद गवर्नमेंट आपने मेंशन किया, फेडरेशन का रोल हो जाता है। देखो इंडिया में स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक और चीज ऐड कर दूं इसमें। लॉन टेनिस में इंडिया के 3 बड़े प्लेयर, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, ठीक है। एक बार जो हमारी टेनिस वाली जो एसोसिएशन है उसकी एक ऐसी बात चल रही थी ये सब चीजें, तो बाद में मैं जब स्टोरी कर रहा था मुझे पता लगा कि लिएंडर पेस और महेश भूपति तो इनसे पैसे ही नहीं लेते कुछ, वो तो खुद से खेल रहे हैं। वो तो उनको विंबलडन में जाना है, जैसे मतलब डेविस कप होते थे तो डेविस कप कंट्री वाइज होता है, तो वो बोल देते हैं हाँ भाई कहाँ खेलना है, अच्छा वहाँ खेलना है, ठीक है हम आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कहते थे कई बार कि विंबलडन में जैसे जा रहे हैं या कोई ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं तो ठीक है आप हमारी एयर टिकट बुक करा देना, रहने रूने का हम खुद कर लेंगे अपना। तो फेडरेशंस जितने भी इंडिया के अंदर हैं, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे आर्चरी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, उनको गवर्नमेंट फंड करती है, तब जाके वो सारी चीजें चलती। कोच के लिए फंड करती है, खाने का फंड करती है, ट्रेनिंग सेंटर्स, साई बोलते हैं जिसे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उनके थ्रू चलते हैं। वो गवर्नमेंट की जब उनको डोनेशन मिलती है तब वो आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के साथ ऐसा नहीं है। क्रिकेट इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक कह सकते हैं कि ट्रस्ट है, बीसीसीआई इज लाइक अ ट्रस्ट। तो वो अपने लिए सारे स्पॉन्सर्स लाता है, अपनी गेम को चलाता है, इसीलिए उन्होंने बेटर तरीके से उसको इवॉल्व किया और उसको एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बना दिया इंडिया के अंदर। आई थिंक बहुत अच्छा काम भी हुआ है ग्रास रूट लेवल पे जो बीसीसीआई ने किया है बेसिकली, जो एक फेडरेशन जो एक ग्रास रूट लेवल से जिस तरीके से काम करते हुए आ रही है, कैसे प्लेयर्स बनाने हैं, मतलब अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स हो गए, रणजी ट्रॉफी, ये वो सारे अदर स्पोर्ट्स में थोड़े मिस आउट हो जाते हैं, राइट। तो वो उस तरीके से उभर के नहीं आते हैं। एंड एवरी स्पोर्ट इज ऑल डिपेंड अपॉन ऑडियंस ऑल्सो। जितना उसे जिस तरीके से दिखाया जाएगा, जितना ज़्यादा बार बार आएंगे, प्रचार होंगे, एडवर्टीजमेंट होंगे, जितना ज़्यादा लोग लव करेंगे, आई थिंक वो स्पोर्ट उतना ही आगे बढ़ता जाता है। राइट। जैसे पहले हॉकी था, जब हम हॉकी में जीतते थे, अभी देखो हमने कितने सालों के बाद एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी में। सो 1980 में मॉस्को में जीता था गोल्ड मेडल। दैट टाइम सारी टीम पार्टिसिपेट नहीं करी थी। 1980 के बाद हॉकी का डिक्लाइन हो गया एंड 1983 में इंडिया को एक नया स्टार मिल गया, कपिल देव, जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। सो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ हॉकी एंड वहां से इनहेंस किया क्रिकेट ने और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये भी चीज है कि पहले इंडिया में हॉकी बहुत ज्यादा देखी जाती थी, बट जो चीज़ शायद होनी चाहिए थी उस समय गवर्नमेंट की तरफ से वो हुई नहीं। उसको ग्रास रूट लेवल पे जाना, फिर ग्राउंड में हॉकी खेली जाती थी, जो यूरोपियंस थे वो उसको टर्फ पे ले गए, टर्फ से एस्ट्रो टर्फ पे ले गए। हमारे यहाँ वो ग्राउंड में हॉकी खेलते थे, बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए, ट्रू। और वो टर्फ में बहुत तेज हॉकी होते जाते जाते फिर क्रिकेट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया। हाँ, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ गई। अगर आप, मैं तो ऑस्ट्रेलिया की हॉकी अगर आप देखोगे टीम, दे आर वेरी मसल पावर आ गई उनके अंदर, उनकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है। तो वो सारी चीजों पे उस समय गवर्नमेंट ध्यान दे नहीं पाई एंड देन क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट। हाँ जी। तो रोहित शर्मा कैप्टन करेंगे इंग्लैंड टूर? मेरे हिसाब से होप सो। उसका रीजन है क्योंकि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट की बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, बट इंडिया के पास मुझे लगता है कि ऑप्शन भी कोई नहीं है। जायसवाल इज टू यंग, शुभमन गिल हैजंट परफॉर्म इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, विराट कोहली अनविलिंग रहेंगे, नहीं करेंगे। देन यू हैव ऋषभ पंत, बट अगेन ही हैजंट डन। पांड्या खेलेंगे नहीं,
पांड्या तो है ही नहीं ना, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है। श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, बट आप श्रेयस अय्यर को कप्तान तो नहीं बना सकते ना, बिकॉज वो टीम में ही नहीं है अभी। व्हाई नॉट जसप्रीत बुमराह? बुमराह एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बट फिटनेस एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो आप कभी भी ऐसा सीरीज के लिए कैप्टन नहीं बना सकते कि भाई तू 3 मैच में कप्तानी करना और 2 में कोई और करेगा। इट्स नॉट लाइक दिस। जो प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, वो एक कैप्टन के साथ बैठ के बनाई जाती है। सो बुमराह वाज कैप्टन इन बॉर्डर गावस्कर सीरीज फॉर द फर्स्ट टेस्ट इन पर्थ, देन केम रोहित शर्मा, एंड देन इन द लास्ट टेस्ट अगेन इट वाज जसप्रीत बुमराह। बट उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। सो फिटनेस इज अ बिग कंसर्न फॉर एनी फास्ट बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह, जो पूरा बेंड करते हैं अपनी आर्म को। इफ यू सी द साइंस बिहाइंड द फास्ट बॉलिंग ना, कुछ बॉलर होते हैं जैसे एक जिमी एंडरसन बॉलर हुए इंग्लैंड के, एंड ही टुक मोर देन 700 विकेट्स। सो ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन फास्ट बॉलिंग पेस। ठीक है। जिमी एंडरसन जब इंजर्ड हुए, उन्होंने एक, जिमी एंडरसन के पास बहुत अच्छी यॉर्कर हुआ करती थी, ऐसे करके बॉल डालते थे एंड दोनों इन स्विंग होके बॉल जाता था। बट क्या हुआ, उससे उनका बैक पे इंजरी होने लगा, सो उन्होंने यॉर्कर ही बंद कर दिया। इसीलिए वो 42 तक खेल भी गए। एक फास्ट बॉलर के लिए इतना लंबा खेल पाना इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपको अपनी कुछ चीज़ों को कर्टेल करना पड़ता है। बुमराह के साथ एक और चीज़ होती है सर कि बहुत ओवरबर्डन हो जाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कैरी ऑन करते हैं इन द शोल्डर जब हम मैच खेल रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देख रहे थे तो सारा का सारा जो बर्डन था वो जसप्रीत बुमराह के ऊपर था। तो वो ओवरबर्डन होगा, ओवरलोड होगा किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, तो वो कप्तानी कैसे करेगा? 5 टेस्ट मैच में कप्तानी करना मतलब आसान नहीं है। तो बुमराह के लिए मतलब उनको कप्तानी देना ये थोड़ा सा रिस्क होगा कि अगर आपका कप्तान को थोड़ा सा भी इंजरी कंसर्न हुआ, जो फास्ट बॉलर्स के साथ रहता है आज की डेट में, तो फिर दिक्कत होगी। मतलब रोहित शर्मा ही करेंगे फिर? लग तो वही रहा है यार क्योंकि आपने कोई दूसरा कप्तान बनाया नहीं ना। तो इन्हें जल्दी रिटायर हो जाना चाहिए था। अगर आपको, अगर हमें ऐसा ही हो रहा है कि दूसरा कोई है नहीं, आप परफॉर्म शायद नहीं कर पा रहे हो और आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि अब किसे बनाएं, दैट्स ऑल। नहीं तो ये तो सेलेक्टर्स और इनके बीच में बातचीत होनी चाहिए थी ना। जैसे भाई धोनी थे, धोनी ने अपने अंडर ग्रूम किया विराट कोहली को। So when Dhoni left, Virat Kohli was ready. In 2014, when Dhoni took retirement from Test cricket, Virat Kohli took over. Then in 17, when he left the captaincy of ODI cricket, then Virat Kohli was ready. True. After Virat Kohli, Rohit Sharma was ready. But after Rohit Sharma, मतलब Surya Kumar Yadav is already 33, 34 is doing captaincy in T20Is. So वो सेलेक्टर्स को और जो कप्तान होता है और जो टीम मैनेजमेंट होती है उनको डिसाइड करना चाहिए कि फ्यूचर में हम किसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे? उनकी इच्छा है। विराट कोहली ने तो बोला है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है 2027 है। रोहित शर्मा वांट टू प्ले 2027, बट उनको बोला गया सेलेक्टर्स की तरफ से कि आप फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दें, एंड ही विल वर्क विद, वी हैव हर्ड दैट ही विल वर्क विद अभिषेक नायर ऑन हिज फिटनेस। सो खेलना दोनों चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से टीम के लिए जो बेस्ट रहेगा ना वो सेलेक्टर्स को देखना चाहिए। वन थिंग मोर, जो कैप्टेंसी की डेवलप करने की बात आई, वो उसमें शुभमन गिल का नाम सबसे आगे था। इंडियन टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल को एज अ कैप्टन देख रहा था, फ्रंट रनर। अभी भी देख रहा है क्योंकि ओडीआई में वही वाइस कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही वाइस कैप्टन थे, टेस्ट में बुमराह वाइस कैप्टन है, रोहित कैप्टन है, तो वहां देख रहे थे। बट शुभमन गिल की ना परफॉर्मेंस नहीं आई बीजीटी में। अगर बीजीटी में उनकी परफॉर्मेंस आ जाती, सेंचुरी बना देते, तो उनको इंग्लैंड में बना देते कैप्टन। यशस्वी को भी देख रहे हैं हम लोग। यशस्वी को नहीं देख रहे अभी फिलहाल, ज्यादा यंग है। यस, इज टू यंग, और टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि भाई वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करे, तो दैट विल बी बेटर। तो नेक्स्ट सुपरस्टार इंडियन क्रिकेट का कौन है? नेक्स्ट सुपरस्टार इंडियन क्रिकेट का होगा भाई यशस्वी जायसवाल, बिकॉज ही इज ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर। मतलब जब मैं सुपरस्टार बोल रहा हूँ तो मैं धोनी, कोहली, रोहित इनके टर्म्स में ही लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैंने यश को बहुत करीब से देखा है। अभी भी मैं यश से मिला था, उसके वर्क एथिक्स को मैंने देखा है। एक और खिलाड़ी है जिसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, वो वाइड बॉल क्रिकेट में आपको बहुत मैच विनिंग इनिंग निकाल के देगा, वो है रिंकू सिंह। अच्छा। रिंकू सिंह बहुत तगड़ा प्लेयर है, बिल्कुल, उसके अंदर बहुत हंगर है। वो केकेआर उसका ठीक से यूज नहीं कर रहे, पहले भी नहीं किया। और जायसवाल के अंदर भी बहुत भूख है। इसको मैं देखता हूँ प्रैक्टिस में ना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है जायसवाल। ये ऑप्शनल डे रहता है, उसमें भी प्रैक्टिस करने आता है। अच्छा जी, किसी को सेल्फी नहीं देता है, आप देख लेना, सेल्फी भी नहीं देगा वो किसी को, सेल्फी नहीं देता है। सेल्फी देने में क्या दिक्कत है? पता नहीं, वो देखो यार, खिलाड़ी अपनी धुन में रहता है, अपने जोन में। जब कोई खिलाड़ी रहता है ना जो फोकस करके बैठा हुआ है, आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली के आगे बैठना, ठीक है, मैं फ्रंट रो में बैठता हूँ, विराट कोहली को देखता हूँ, उसके शक्ल से आपको नजर आ जाएगा ये बंदा कितना फोकस्ड है। मैं आज की बात नहीं बता रहा, मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जब भी मैं विराट कोहली के आगे से बैठता था ना, उसको देख के उसकी आंखों से अगर आप आई कांटेक्ट मिलाओगे, आपको लगेगा ये बंदा अलग जोन में चल रहा है भाई, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से अलग जोन में बंदा है ये। अच्छा जी, फोकस लेवल इतना तगड़ा है उस बंदे का ना भाई। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। व्हेन विराट कोहली वाज प्लेइंग रणजी ट्रॉफी गेम,
ही केम फॉर ही प्लेड फॉर इंडिया एंड देन उसके बाद वो बाहर हुआ, आईपीएल खेल रहा था. सो आई वेंट टू फिरोज शाह कोटला टू इंटरव्यू आशीष नेहरा. तो नेहरा भाई मुझे मिले. नेहरा भाई का भी कुछ ना कुछ सीन चलता रहता था, कभी इधर इंजर्ड हो गए, कभी इधर इंजर्ड हो गए. सो नेहरा भाई सेट कि मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक मतलब उन्होंने बोला मैं चेंज करके आ रहा हूँ. हु वाज ऑलरेडी स्प्रिंटिंग एंड स्वेटिंग हो रहा था. उनको बोला मैं आ रहा हूँ. तो नेट्स के पास मुझे शिखर धवन दिखा. शिखर धवन को मैं जानता था. तो वहाँ पे शिखर धवन बैटिंग कर रहा था. आई वेंट टू द नेट्स, आई सॉ शिखर धवन वाज बैटिंग. मैंने शिखर को बोला, शिखर ने कहा मैं भी करता हूँ बात. उसके साइड वाले नेट पे जो बंदा मुझे दिख नहीं रहा है, वहां पे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा था. मैं धवन को देख रहा हूँ, आवाज उधर से आ रही है, सारी बॉल मिडल ऑफ द बैट हिट हो रही है, टक टक टक. यार ये कौन प्लेयर आ गया भाई, ये कौन मार रहा है. सारे शॉट्स 90% बॉल मिडल ऑफ द बॉल हिट हो रही हैं भाई. सारी चीज अलग ही आवाज आ रहा है. साउंड ऑफ द बैट से पता लग जाता है. वो बंदा आया, उसने हेलमेट निकाला, मुझे पूछता भैया टाइम कितना हुआ. मैंने कहा यार 11:15 हो रहा है टाइम. अच्छा. अभी तो वो बंदा था विराट कोहली. वो फिर बैटिंग करने फिर चला गया. जब भी मैं उसको देखता था मुझे वो अलग ही जोन में, बिल्कुल फोकस बंदा कि यार बस. और उस लेवल पे क्रिकेट खेलने के लिए वो फोकस चाहिए भी. बिल्कुल. क्योंकि नहीं तो अदरवाइज मतलब इतने सारे लोग लगे हुए हैं आपकी पोजीशन लेने के लिए. बहुत आसान है तुरंत 2-3 मैचेस में थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म करना एंड यू आर आउट ऑफ द गेम. देखो एक फुटबॉल में एक प्लेयर है डेविड बैकहम. बैकहम का नाम बहुत है, उनके नाम पे फिल्म भी बनी है, बैड इट लाइक बैकहम. बैकहम की क्या खूबी थी, बैकहम ने तो कोई ज्यादा गोल किए नहीं है. उनसे ज्यादा गोल तो मेरे को लग रहा है बहुत अननोन लोगों ने भी कर रखे हैं. बैकहम का एक स्टाइल है. बैकहम क्यों फेमस थे भाई, बैकहम को क्यों इतना बड़ा फुटबॉल स्टार माना जाता है? इसलिए माना जाता है जब मिडफील्ड में बैकहम खेला करते थे तो बैकहम को पता होता था कि अगर उस साइड में भी कोई प्लेयर जा रहा है ना और यहां से किक मारेंगे, कितने मीटर की डिस्टेंस पे वो प्लेयर है और कौन से पैर पे बॉल गिरनी है, लेफ्ट या राइट, बॉल वहीं गिरती थी. इतना गेम रीडिंग, इतना गेम रीडिंग और इतना आपको पता है कि उधर जा रहा है. रियल मैड्रिड इसीलिए तो लाया था उनको, इधर से मारेगा तो बॉल वहीं गिरेगी. और आपको जब आप फुटबॉल खेल रहे होते ना, आपको सिर्फ अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करनी, उसका भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. वो फेमस भी आई थिंक उसी मैच से हुए थे. एक मैच था जिसमें उन्होंने मिडफील्ड से ही एक गोल मार दिया था. उसके बाद से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था. दैट वाज समथिंग फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम इनटू द नोटिस. अभी नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई है, वो मैं वॉच कर चलो वो मैं सीरीज देखूंगा. तो विराट कोहली के मैं आपको डेविड बैकहम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विराट कोहली को भी ये चीज पता होती है. अगर कायरन पोलार्ड फील्डिंग कर रहा होगा ना तो विराट कोहली का शॉट ठीक उसके सर के ऊपर से जाएगा 6 फुट 10 इंच का. और अगर कोई टेम्बा बबूमा कर रहा होगा ना तो शॉट 6 फुट पे जाएगा. आई थिंक वो नोज एग्जैक्टली कि कहां पे शॉट मारना है और कितना शॉट मारना है और कितना गैप है दो फील्डर्स के बीच. वो गेम रीडिंग, गेम अवेयरनेस, वो डेडिकेशन, वो एथिक्स, वो फोकसनेस, वो सब कुछ है. इसीलिए आई थिंक आपने लिखा हुआ है कि मोटिवेटेड विथ कोहली. राइट. अब जब ये बात ही हो गई तो मैं बेटर कैप्टन चूज कर लीजिए धोनी, कोहली और रोहित में. In white ball cricket, obviously महेंद्र सिंह धोनी. Slightly I will give him edge because 2000 धोनी ने हर एरा के साथ इंडिया को टूर्नामेंट जिताया. In 2007 भारत 50 ओवर वर्ल्ड कप हारा था. There was a depression in Indian fans because we lost badly in 2007 World Cup in West Indies. So there was a depression in fans. Then came MS Dhoni without having any experience of captaincy. True. And उनके साथ उनके एज ग्रुप के खिलाड़ी थे. So he managed quite well and we won 2007 World Cup. Then in 2011 एक सीनियर टीम को लीड करना with तेंदुलकर there, so many players there. सहवाग तो खैर साथ में भी थे, उसको लीड करके जिताना है. 2013 में यंग ब्रिगेड को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी जिताना. So in white ball cricket obviously MS Dhoni, but in red ball cricket none other than विराट कोहली. जो रिकॉर्ड विराट कोहली का है ना और जो टेस्ट में जो लीगेसी विराट कोहली की, वो जो एरा था कोहली और शास्त्री का, दैट वाज समथिंग. 68 टेस्ट मैचेस में 40 टेस्ट मैच जिताना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार जीतना, फर्स्ट एशियन कैप्टन टू विन टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड टू विन टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड में भी जब उन्होंने कप्तानी की 2-1 से उस सीरीज को लीड किया. अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज हम जीत नहीं पाए क्योंकि बीजीटी भी जीते थे ना हम लोग. बीजीटी जीते. आई कवर्ड दैट सीरीज. 70 सालों में जब भारत ने पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद था जब भारत ने ट्रॉफी जीती थी. मुझे सारे लम्हे याद हैं वो अभी तक. अनुष्का शर्मा वाइट वो पहन के आई थी, ड्रेस पहन के आई थी. मैट अनुष्का शर्मा फर्स्ट टाइम देयर, वो उनको वहां पे आई थी. बड़ा अलग सा माहौल था उस बॉर्डर गावस्कर सीरीज का. वो विराट कोहली की कप्तानी में जीती. फास्ट बॉलर्स का एक ग्रुप जो था वो विराट कोहली ने तैयार किया.
तो रेड बॉल क्रिकेट में भारत के पास विराट कोहली से बड़ा कोई कैप्टन नहीं है जिसने 700 भी मारे। ये नहीं कि इंडिया में जो कैप्टन बनता है उसकी बैटिंग डाउन हो जाती है, विराट कोहली की बैटिंग तो बहुत ऊपर चली गई भाई। 7 दोहरे शतक मारे विराट कोहली ने, एंड विनिंग परसेंटेज उनका बहुत ज्यादा है भाई। 68 में से 40 टेस्ट मैचेस जीतना, बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतना, इंग्लैंड में 2-1 सीरीज को लीड करना, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस को जीतना। हम तो बहुत सालों से श्रीलंका में टेस्ट मैच नहीं जीते थे, वहां भी उन्होंने सीरीज जीती। सो विराट कोहली का जो एरा था एज अ टेस्ट कैप्टन, वो बेस्ट एरा था इंडियन क्रिकेट का। अभी क्या हो गया ये इंग्लैंड टूर एंड ऑस्ट्रेलिया टूर, इसी कारण शायद अभी कुछ कोचिंग स्टाफ भी सेलेक्ट किए गए। जी जी जी, देखो क्या होता है जब कोई भी कप्तान होता है, चाहे धोनी कप्तान थे, धोनी तो हम कह नहीं सकते कि वो बेटर टेस्ट कैप्टन नहीं कह सकते, 4-4 से ऑस्ट्रेलिया में हारे, इंग्लैंड में हारे, क्लीन स्वीप होता गया। You need a group of fast bowlers to win in overseas conditions like Australia and England. ठीक है। So अगर आपके पास आप फास्ट बॉलर का बंच नहीं बनाएंगे, and you need technically sound players, technically sound batsmen rather, to play test cricket, तो वो तो कप्तान को बनाना पड़ेगा ना कोच के साथ मिलकर। अब वो नहीं कराएंगे तो वो ओनस तो आपके सर पे ही आएगा ना, वो जो बिल है वो आपके सर पे ही फटेगा कि भैया आपने नहीं जिताया। आपने नहीं तो जिताया। जब मैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज अभी कवर करने गया था, अभी रिसेंट वाली, हम पर्थ में गए। पर्थ में इंडिया की हालत बहुत बुरी हो गई। हमें तो लगा हम पहला ही टेस्ट मैच हार जाएंगे, क्योंकि वो ग्रासी विकेट भी उन्होंने बनाया था। उस मैच में आपने देखा होगा बाद में यश भी शतक लगाया, विराट का भी आया, एंड बुमराह वाज द कैप्टन। क्या बॉलिंग करी बुमराह ने। तो जब हम फर्स्ट टेस्ट मैच पर्थ में जीते तो हमें लगा कि सीरीज की हैट्रिक होने वाली है। और हम क्योंकि लगातार बैक टू बैक 2 बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीते, सो वी वर वेरी हैप्पी। पर्थ में पहला टेस्ट मैच हम जीत गए, हम बड़े खुश थे। मैंने तो ग्राउंड में जाके लेट के फोटो खिंचा रखी है पर्थ में, ऑप्टस स्टेडियम में, तो बड़ा मजा आया। देन वी वेंट टू एडिलेड। जब हम एडिलेड गए, डे नाइट टेस्ट मैच हुआ भाई, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। 2.5 दिन तो हमारे पास वेस्ट ही हो गए हमारे, गेम कर क्या रहे। वहां पे बुमराह हट गए, रोहित शर्मा कप्तान आए, हम बिल्कुल अडेप्ट ही नहीं कर पाए उस सिचुएशन को, और वहां से इंडिया का डिबैकल शुरू हो गया। फिर वहां से हम उठ ही नहीं पाए। तो मतलब किसी ना किसी के ऊपर वो आ रही था। नहीं, जहां तक बात है, जो दिलीप। बात अभिषेक नायर की आ रही है, अभिषेक नायर की बात ये आ रही है कि गौतम गंभीर जो बैटिंग डिबैकल था उससे खुश नहीं थे। सो शितांशु कोटक को बुला लिया गया था। उन्होंने कहा हमें एक नया बैटिंग कोच चाहिए। शितांशु कोटक को बुलाया गया, शितांशु कोटक को इंक्लूड कर लिया गया। अब जब शितांशु कोटक ऑलरेडी आपके पास एक बैटिंग कोच आ गए हैं, तो फिर दूसरे अभिषेक नायर की जरूरत क्या पड़ेगी। फिर देयर वर रूमर्स कि भैया कुछ टीम की ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही हैं। टी दिलीप तो 3 साल हो गया था ना उनके कॉन्ट्रैक्ट को। टी दिलीप के और सोहम देसाई के कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल हो गया था। तो बीसीसीआई ने कह ही दिया था कि 3 साल के बाद। फिर आपके पास जब ब्रायंटन डेशाटे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। एंड्रेन ली को आपने लेकर आना है, तो उनका तो समझ में आ रहा है। बट नायर का 8 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट था, बट उन्होंने केकेआर ज्वाइन कर लिया दोबारा से। क्रिकेट के बारे में बात करने में ना वही टाइम पता नहीं चलता है, मतलब एंड जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पीछे एक आपके भी एक पूरा मेमोरीज चल रहा होगा, एक फ्लैशबैक्स चल रहे होंगे, एंड सो मच टाइम, एंड इतना मजा आया। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप कितना ही बात कर लो, एंड इट्स ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज हैपनिंग। एक क्विक रैपिड फायर राउंड मुझे करना था। हाँ करिए करिए। बेस्ट स्ट्रेट ड्राइव। Sachin Tendulkar. No one in the world can play a straight drive. It's a very difficult shot to play. So always go with Master Blaster Sachin Tendulkar. कवर ड्राइव। विराट कोहली। ओके। स्कूप तो यार दिलशान को ही दूंगा, या आज की डेट में अगर कोई खेल रहा होगा तो सूर्य कुमार यादव। और बेस्ट यॉर्कर। ओवरऑल या राइट नाउ? ओवरऑल बोल दो, या फिर राइट नाउ बता दो। राइट नाउ तो बुमराह। ओवरऑल इज लसित मलिंगा। ओके। बाउंसर। Best bouncer. If I will go with the past, I will go with West India's fast bowler. So which I have seen, Curtly Ambrose. Okay. Most funny cricketer you have met off the camera? वैसे आपको बताऊं सबसे फनी तो रोहित शर्मा है। बहुत मजाक करते हैं रोहित शर्मा, बट मुझे जिस खिलाड़ी के साथ ज्यादा मजा आता है वो ऋषभ पंत है। बट रोहित शर्मा बहुत मजाक करते हैं, समझ में नहीं आता क्या ऐसी बातें करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, भूल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें करते हैं, इतनी हंसी आती है। थोड़ा सा मुंबई स्टाइल भी आता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा फनी। रोहित शर्मा को ही मैं बोलूंगा। मस्ट सीरियस, सबसे ज्यादा सीरियस? राहुल द्रविड़। ओके। यस। राहुल लगा गौतम गंभीर बोलोगे आप? नहीं, गौतम भाई तो हंस लेते हैं, राहुल द्रविड़ सीरियस रहते, काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस है भाई। राहुल द्रविड़ के वर्क एथिक्स अगर आप समझेंगे ना किसी दिन, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उनके वर्क एथिक्स को देखकर। सबसे ज्यादा स्वैगी कौन सा क्रिकेटर लगता है? हार्दिक पांड्या।
ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टाइल में रहते हैं हार्दिक पांड्या. अभिषेक शर्मा इज फॉलोइंग द सेम पाथ, बट आई विल गो विद हार्दिक पांड्या, क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं. बट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस गाय, बट वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हाँ मुझको ये ऐसा करना है, स्वैग में रहना है, ये वो. सो आई विल गो विद हार्दिक पांड्या. आई थिंक लास्ट वाला तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बेस्ट विकेट कीपर जो आपको लगता है. बेस्ट विकेट कीपर विल बी MS धोनी. नॉट इन इंडिया ओनली, अगर मैं पूरा बात करूँ तो. ऑब्वियसली आई विल गो विद MS धोनी, बिकॉज उनका यार कोई 42-43 में भी सूर्य कुमार यादव को फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड स्टंपिंग कर रहा है, फिल सॉल्ट को मौका नहीं दे रहा है, ऐसे करके हाथ से ये करके बॉल फेंक रहा है. ऐसे इंसिडेंट्स वर्ल्ड क्रिकेट में एज ए विकेट कीपर तो हमने नहीं देखे. जबकि महेंद्र सिंह धोनी do not have a conventional style of wicket keeper. True. You take the ball like this and you go like this. Mahendra Singh Dhoni collect the ball like this and do this. उसका So भी ये एक रीजन उन्होंने बताया था कि इतना ग्लव्स में पैडिंग हाँ होता है कि वो उसका फोर्स रख सकता है. रख सकता बट वैसे सिखाया ऐसे जाता है कि पीछे लेके. जब शुरू में देखा था तो बॉल ऐसे पकड़ते थे. सो ये भी उनका एक स्टाइल था. एंड देन आपने अगर उनकी मूवी भी देखी होगी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें भी जब किरण मोरे साहब चीफ सेलेक्टर होते हैं एंड सौरव गांगुली वाज द कैप्टन, सो जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही होती है तो वहां पर यही पूछा जाता है कि भाई एक विकेट कीपर है धोनी. बोला लेकिन यार उसका अनकन्वेंशनल स्टाइल है. बोला अनकन्वेंशनल स्टाइल चल जाएगा, पकड़ता सही है या नहीं पकड़ता. बोला नहीं वो तो सही पकड़ता है. तो बोला फिर ले लो. एंड देन MS धोनी केम इनटू पिक्चर. ओके, आई थिंक क्रिकेट के बारे में तो सारी बातें हो गई. एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके बारे में था जी. स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, वाज इट अ चॉइस और अ कोइंसिडेंस फॉर यू? कोइंसिडेंस ही था एक्चुअली. मेरे लिए तो कोइंसिडेंस था. स्पोर्ट्स तो मैं फॉलो करता था पहले से ही, क्रिकेट हम लोग देखते ही थे, क्योंकि मेरे को सच बताओ मेरे को ज्यादा वीडियो गेम्स और इसमें कुछ मजा नहीं आता था. तो मैं यूजुअली क्रिकेट ही देखता था, स्पोर्ट्स ही देखता था मतलब जनरली. बट ये हुआ ऐसे कि व्हेन आई वेंट टू DD स्पोर्ट्स में जब मैं इंटर्नशिप करने गया था, मैंने आज तक में इंटर्नशिप की थी, वो मेरी क्राइम बीट पे थी. ओके. हाँ जी, मैंने तो क्राइम आप बीट बता देते क्राइम पे भी हम लोग बात कर लेते हैं एक पॉडकास्ट. वो तो छूट गया मेरा सारा कुछ. उस समय पढ़ते रहते थे जेसिका लाल मर्डर केस, ये सब सारी चीजें. बट व्हेन आई वेंट टू DD स्पोर्ट्स, तो DD स्पोर्ट्स में बोला गया, उन्होंने बोला कि जब इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए गए. तो नॉट इन DD स्पोर्ट्स, सॉरी, इन DD न्यूज़. मैं DD न्यूज़ में जब इंटर्नशिप के लिए गया तो उन्होंने बोला ये करके पूछने लगे सवाल. तो मैंने उनको सारे सवालों के जवाब दे दिए. तो फिर उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे वैसे जगह स्पोर्ट्स में खाली है, आप स्पोर्ट्स में करोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स में कर हुआ फिर तो. हाँ, मैं सोच के नहीं गया था कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटर्नशिप करनी है. मुझे लगा था कि पॉलिटिकल बीट मिल जाएगी तो मैं उसमें कर लूंगा. और उन्होंने सवाल भी मुझसे पहले पॉलिटिकल ही पूछे थे और क्राइम के भी सवाल पूछे थे, IPC CRPC ये सारी चीजें पूछी थी. बट बाद में उनको लगा कि उन्होंने डिस्कशन किया कि यार हमारे पास स्पोर्ट्स की जगह खाली है. तो बोला आप वुड यू लाइक टू डू इंटर्नशिप इन स्पोर्ट्स? आई सेड यस. तो फिर वो मैंने वहाँ पे DD में स्पोर्ट्स में इंटर्नशिप किया, फिर वहाँ से स्पोर्ट्स का करियर शुरू हो गया. सो इट वाज अ कोइंसिडेंस, प्योर कोइंसिडेंस. यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया, मैं पहले ही पूछने वाला था. हाँ. और मैं इससे पहले लाइव कर रहा था तो लोगों ने भी मुझे बोला कि सर से ये क्वेश्चन जरूर पूछना. IPL के पासेस का कुछ हो सकता है? ये तो यार बहुत बड़ा सवाल है. गिव अवे भी करना है लोगों को. बहुत बड़ा सवाल है IPL के पासेस का. आपको पता है जब IPL शुरू हुई ना 2008 में, किसी को नहीं पता था ये इतनी बड़ी लीग बनेगी. So when we were covering the IPL ना, nobody knows about this कि यार ये इतनी बड़ी लीग बन जाएगी. So उस समय वो हमें पासेस दिया करते थे. उसके बाद आपको पता है अभी सनराइजर्स हैदराबाद और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का क्या पंगा चल रहा है. पासेस को लेकर ही पंगा चल रहा है. इवन खबर ये भी आई कि VIP जो बॉक्स था उसको भी लॉक कर दिया गया. बिकॉज क्या होता है, देखिए जो फ्रेंचाइज वहाँ पे जिसकी टीम होती है ना, उसका स्टेडियम नहीं होता. अगर दिल्ली कैपिटल्स टीम है तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली कैपिटल्स का नहीं है, वो DDCA का है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन. वो उनको रेंट पे देते हैं. अब वो बोलते हैं कि हमारा स्टेडियम है, उन्होंने रेंट पे दे दिया. वो उनसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पासेस लेते हैं कि भाई जो हमारे अधिकारी हमारे ऑफिशियल्स हैं हमें उनको देना है. तो वो उनसे लेते हैं. तो उनके लिए खुद बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पास लेना. तो वो हमें कहाँ से पास देंगे? मतलब अब मुझे कन्विंस करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को. सर ने मना कर दिया है, साफ मना किया हुआ है, सो प्लीज दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछें क्योंकि मैं ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका हूँ. सर स्टार्ट में आई थिंक जब हम शुरू कर रहे थे जर्नी, एक एंड करूँगा मैं इस स्टोरी के साथ. जब मैं पॉडकास्ट करना शुरू ही किया था एंड वी वर डूइंग इट फ्रॉम वेब कैम, कंप्यूटर में बैठ के, एंड ही इज सो जनरस. मतलब बस हमने बोला था कि सर बस आधे घंटे का, क्योंकि ना वेब कैम में क्या था, वेबएक्स में कर रहे थे हम लोग शायद में भी, तो उसमें आधे घंटे का ही होता है. तो हमने सर को बोला कि सर बस आधे घंटे का ही होगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड भी आधे घंटे का ही हो रहा है. एंड दैट डे एंड दिस डे इट्स ऑलवेज फन टू टॉक अबाउट क्रिकेट. एंड सो थैंक यू अगेन.
उस टाइम के लिए भी थैंक यू और इस टाइम के लिए भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट। प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।